गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आवर्त सारणी का तीसरा लेक्चर और इसमें हम लोग पढ़ेंगे मोसले का आवर्त सारणी मतलब आधुनिक आवर्त सारणी। आज आप पढ़ने वाले हो मोसले का आवर्त सारणी। मोसले का आवर्त सारणी या इसी को क्या बोलते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव को आप समझिए, बताइए मोसले के द्वारा कौन सा सारणी दिया गया, आधुनिक आवर्त सारणी। या आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया, तो ये किसके द्वारा है, मोसले के द्वारा। और इसी आवर्त सारणी को हम लोग क्या बोलते हैं, MPT मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आज का हेडिंग क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी या मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये कहानी है सेकेंड वर्ल्ड वार का, द्वितीय विश्व युद्ध का, सेकेंड वर्ल्ड वार का। उस समय ये जो साइंटिस्ट हैं मोसले साहब, ये एक्सरे पर आविष्कार कर रहे थे, एक्सरे पर आविष्कार कर रहे थे। तो जब ये कर रहे थे उस समय ये क्या देखे कि जब कोई भी तत्व अब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जब कोई भी तत्व रासायनिक अभिक्रिया से भाग लेता है तो उसका कुछ इलेक्ट्रॉन या तो उसमें से निकल किसी दूसरे में जा सकता है या दूसरे का किसी पहले में आ सकता है। क्यों? क्योंकि जब मान लो ये आपके पास कोई तत्व है, अगर इस तत्व पर आप प्रकाश डालते हो तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके हवा में चला जाता है। इस घटना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और आपको समझाए हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान होता है 9.108 इंटू 10 के पावर -31 kg। इसका मतलब है कि अगर किसी तत्व पर अगर आप एनर्जी देते हो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है या उसमें इलेक्ट्रॉन आ सकता है, जिस वजह से इसके जो इस तत्व के जो द्रव्यमान संख्या है उसमें परिवर्तन होता है। मतलब किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निश्चित नहीं रहता है। अगर किसी तत्व, अगर कोई तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो उसका परमाणु द्रव्यमान जो है वो परिवर्तित हो सकता है। उसका इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे पदार्थ में जा सकता है, दूसरे का इलेक्ट्रॉन किसी पहले पदार्थ में आ सकता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है वो निश्चित नहीं रहता है। तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है वो निश्चित नहीं रहता है। इसीलिए जो मोसले साहब हैं उनका कहना हुआ कि मेंडलीव क्या बोला कि तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है, लेकिन तत्व का परमाणु द्रव्यमान में परिवर्तन हो सकता है। अगर तत्व के परमाणु द्रव्यमान में परिवर्तन हो सकता है, इसका मतलब है तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन नहीं होना चाहिए। ये किसका स्टेटमेंट है, मोसले का। तब मोसले इस बात पर बहुत ज़्यादा विचार करने लगे कि तब क्या होगा। और उन्होंने जब बहुत ज़्यादा विचार किया तो विचार करने के बाद उसके दिमाग में एक बात आया कि सभी तत्व में एक ऐसा चीज़ होता है, एक ऐसी संख्या होती है, एक ऐसा गुण होता है जो परिवर्तित नहीं होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन की संख्या। और उसी प्रोटॉन की संख्या को बोलते हैं परमाणु संख्या। ये इसीलिए नहीं होता है क्योंकि दुनिया, ये जो आपका अगर इसको हम लोग परमाणु बोल दें, 9th के केमिस्ट्री में डिस्कस होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, आप वहाँ से एक बार देख लेंगे उस वीडियो को। तो ये परमाणु है, परमाणु के मध्य में यहाँ पे होता है नाभिक। ये कौन है, तो ये आपका है नाभिक। और नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम लोग अभी बात करते हैं केवल किस पे, प्रोटॉन पे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं केवल किस पे, प्रोटॉन पे। तो नाभिक में प्रोटॉन है और यहाँ पे प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन के बीच और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच जो लगने वाला बल होता है उसी बल को बोलते हैं नाभिकीय बल। क्या बोलते हैं उसको, नाभिकीय बल। और ये नाभिकीय बल दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम बल माना गया है, सबसे मजबूत बल माना गया है। अगर नाभिकीय बल सबसे मजबूत है, मान लीजिए कि आप सबसे मजबूत हैं, आपको कौन हरा पाएगा, आपको कौन तोड़ पाएगा, कोई नहीं तोड़ पाएगा, कोई नहीं हरा पाएगा। उसी प्रकार यदि नाभिक में जो लगने वाला बल है अगर वो सबसे मजबूत है तो नाभिकीय बल को काउंटर कौन कर सकता है, उसको न्यूट्रलाइज कौन कर सकता है, तो कोई नहीं। अगर उसको कोई न्यूट्रलाइज नहीं करेगा तो नाभिक को कोई तोड़ नहीं पाएगा। नाभिक को अगर आप नहीं तोड़ पाते हैं, इसका मतलब है किसी भी तत्व के प्रोटॉन की संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है सभी तत्व में एक ऐसी संख्या है जिसको प्रोटॉन की संख्या कहते हैं, जिसके संख्या में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इसी प्रोटॉन की संख्या को आपने क्या कहा, परमाणु संख्या। इस तरफ ध्यान गया किसका, मोसले का।
तब मोसले ने एक नए आवर्त सारणी का आविष्कार किया जिसका नाम है आधुनिक आवर्त सारणी। और आधुनिक आवर्त सारणी का एक नया नियम दिया, एक नया नियम दिया। हम इसे 3 बार रिपीट करेंगे। एक नया नियम दिया और उस नियम का कहना है यदि तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण, तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या का, परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन की संख्या, उसके परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। फिर से बोलते हैं थोड़ा सा अलग प्रकार से, यदि तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया जाए, यदि मोस्ले बोल रहे हैं ये बात, यदि तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तब उन तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। कॉमा दीजिए। इसी नियम को मोसले के आवर्त सारणी का नियम या आधुनिक आवर्त सारणी का नियम कहा जाता है। इसी नियम को मोसले के आवर्त सारणी का नियम या आधुनिक आवर्त सारणी का नियम कहा जाता है। कंप्लीट दूसरा स्तर। ये था मोसले की कहानी, ये था मोसले की कहानी। एक बात हम आपसे कहना चाह रहे थे, दुनिया का सबसे मजबूत बल कौन है? नाभिकीय बल। दुनिया का सबसे कमजोर बल कौन है? भान डर वाल बल। दुनिया का सबसे मजबूत कौन है? नाभिकीय। दुनिया का सबसे कमजोर कौन है? भान डर वाल। बीच में गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, चुंबकीय बल हो गया, विद्युत बल हो गया, तो ये सभी उसके बीच में आता है। फ्रिक्शन फोर्स हो गया, टेंशन फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये सभी उसके बीच में वैरी करते रहता है। लेकिन हम जो आपसे कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं, इस दुनिया में सबसे मजबूत बल है आत्मबल जी, जो आपके पास है। इस दुनिया में सबसे मजबूत बल है आत्मबल, जो आपके पास है। वो साइंस के पास नहीं है, वो इंसान के पास है। इसीलिए आप सभी के अंदर जो आत्मबल है वो नाभिकीय बल से भी मजबूत है। इसीलिए आप उस आत्मबल का यूज करिए और अपने आपका जो एम है, आपका जो लक्ष्य है, उसको जल्द से जल्द प्राप्त करिए। ओके, और उस लक्ष्य प्राप्ति में हम भी आपके साथ थोड़ा सा उसमें आपका साथ देना चाहते हैं, और इसी ऑनलाइन क्लास के द्वारा। और हम चाहते हैं कि आप सभी घर बैठे बॉटम ऑफ योर हार्ट, जिसको बोलते हैं तहे दिल से, आप स्टडी करें। और उस स्टडी में शायद अगर हमसे भी हो सके तो हम कुछ हाथ बटाने का प्रयास कर रहे हैं। जितना हमारे ऊपर माँ सरस्वती की दुआ है, जितना हम जानते हैं, हम कोशिश करेंगे वो सभी आपके अंदर डाल सकूं। और शायद आपको जब हम पढ़ा देंगे तो शायद आपको लगे कि नहीं, आपके लक्ष्य प्राप्ति में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो रहा है। ओके, तो हम ये चाहते हैं कि आप आनंद सर की यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लोगों को बताइए। सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें, अच्छा सा नोट्स बनाएं और एक तैयारी को नया मुकाम दें। और हम चाहते हैं कि इस चैनल पर रोज़ का रोज़ कुछ नया हो, ठीक है, ताकि बचपन से लेकर के जो हायर क्लास तक के बच्चे हैं सभी के सभी अच्छे से स्टडी कर पाएँ। ओके, थैंक यू। आइए, तो सबसे पहली बात आपने क्या बोला कि नाभिकीय बल के बारे में चर्चा किया, मोसले के आवर्त सारणी के नियम के बारे में चर्चा किया। अब दूसरा स्तर, मोसले के आवर्त सारणी में 7 आवर्त है, 7 आवर्त है और 8 समूह है, नहीं 18 समूह है। ये बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। मोसले के आवर्त सारणी में क्या है? 7 आवर्त है और 18 समूह है। मोसले के आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त है और कितने समूह हैं? 18 समूह हैं। मोसले के आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं और समूह कितने हैं? 18 समूह हैं। कंप्लीट। अब हम लोग स्टडी करेंगे मोसले के आवर्त सारणी को। तो मोसले के आवर्त सारणी को बनाते कैसे हैं जरा ये देखिए। मोसले के आवर्त सारणी को आप जरा बनाते हैं और आप लोग मेरे साथ खूब सुंदर से स्टडी करेंगे, मेरे साथ खूब सुंदर से स्टडी करेंगे मोसले के आवर्त सारणी को। सबसे पहली बात, कितने आवर्त? 7 आवर्त। तो मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आवर्त हुआ। ये 7 आवर्त है आपके पास। अच्छे से आप मेरे साथ इसको बनाने के लिए सीखेंगे, ताकि आज के बाद यदि आपके सामने आ जाए तो आप फुट से बना दीजिए आवर्त सारणी को और अपने सामने वाले को आप समझा दीजिए। और हम आज 10th का बहुत सारा चैप्टर्स ख़त्म हो चुका है। आपसे एक निवेदन करेंगे हम, शायद आप मेरे निवेदन को पूरा करेंगे, हमें विश्वास भी है। निवेदन ये है कि आप तो पढ़ते ही हैं, आपके अगल बगल जितने 9th और 10th के बच्चे हैं, इस महामारी में जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, क्लास नहीं जा पा रहे हैं, उनको आप बैठा के पढ़ाएं। बस इतना ही आपसे निवेदन है मेरा। आप उसे बैठा के पढ़ाएं। कम से कम आप अपने अगल बगल के 2-4 बच्चे को भी, सभी बच्चे पढ़ाइए।
अगर आप अपने अगल बगल के 2 4 5 बच्चे को भी पढ़ा देते हैं तो वो बहुत है, ठीक है, सबको ही पढ़ लेगा। यदि अगर आपको यदि देश बदलना है ना, अभी हम न्यूज़ में देखते हैं, अगल बगल देखते हैं, सभी लोग प्रधानमंत्री को कोसते हैं, कांग्रेस को कोसते हैं, भाजपा को कोसते हैं, सभी एक दूसरे नेता को कोसते हैं, नेता पब्लिक को कोसता है, पब्लिक नेता को कोस रहा है। मेरा अपना मानना है इस नेतागिरी के चक्कर में अगर भारत को रियल में विश्व गुरु बनानी हो, भारत को अगर रियल में बहुत ऊंचा दर्जा दिलाना है, तो उसमें हम लोग जो हमारे देश की पार्टियां हैं उनको इन्वॉल्व नहीं करने देना चाहिए। सीधी बात, उन्हें नेता को कुछ थोपना नहीं चाहिए। हम सबको मिल करके मेहनत करनी चाहिए, हम सभी को अपने बाल बच्चे को पढ़ाना चाहिए। और यदि आप एक बार, आप हरित क्रांति मत लाओ, आप पीली क्रांति मत लाओ, आप श्वेत क्रांति मत लाओ, आप एक बार एजुकेशन की क्रांति लाओ, आप एक बार शिक्षा की क्रांति लाओ। हम देखते हैं देश में बोलता है कि दूध उपजाओ, बोलता है गेहूँ उपजाओ, बोलता है धान उपजाओ, कभी कोई नहीं बोला कि शिक्षा उपजाओ। सर सब कुछ में क्रांति लाओ, सत्ता बदलने में क्रांति लाओ, कोई नहीं बोलता है शिक्षा बदलने में क्रांति लाओ। सर हम आप लोगों को कहते हैं एक बार शिक्षा को बदलने में क्रांति लाइए। आप जितने युवा हैं सभी लोग मिलके शिक्षा को बदलिए। और जानते हैं आप, अगर आप कुछ बदलोगे तो बहुत लोग आपको बुरा अच्छा सब कहेंगे, बहुत लोग आप पे हंसेंगे, लेकिन आप यदि एक लक्ष्य पे रहते हैं तो आप उस चीज़ को पक्का बदल पाओगे, आप उस चीज़ को पक्का बदल पाओगे, ये मेरा विश्वास है। इसलिए प्लीज़ आप अपने अगल बगल के जो भी छात्रगण हैं उसको बैठा के पढ़ाइए, उसको समझाइए, ठीक है। तो ये 7 आवर्त हो गए। अब समूह कितने होंगे? 18। ये समूह है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ओके, तो क्या हुआ, आवर्त सारणी हम लोगों का तैयार हो चुका है। कितने समूह हो गए? 18 समूह। कितने आवर्त हो गए? 7 आवर्त। देखेंगे आप अच्छे से, ये 18 समूह है। आइए जरा लिखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कंप्लीट। ये 7 आवर्त हो गया और 18 समूह हो गया। ये आप बना दिए, आपको आ रहा है। चलिए अब कुछ पढ़ना शुरू कीजिए। अब आप पढ़ना शुरू करेंगे। पहले इतना बन गया होगा, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला आवर्त है, ये जो पहला आवर्त है, पहले आवर्त का नाम है अति लघु आवर्त, वेरी शॉर्ट पीरियड। ये जो आवर्त सारणी का पहला आवर्त है, आप सुनते चलेंगे और लाइन टू लाइन नोट्स बनाते चलेंगे। पहले इसको आपने बना लिया, चलिए बना लीजिए, बन गया। दूसरा, आप स्टार लिखना शुरू कीजिए। पहला जो आवर्त है इसका नाम क्या है? इसका नाम है अति लघु आवर्त। क्या नाम है इसका? अति लघु आवर्त। और इसमें 2 तत्व मौजूद हैं। कितने तत्व हैं? 2 तत्व। क्या बोले? पहले आवर्त का नाम अति लघु आवर्त, दूसरे और तीसरे आवर्त का नाम है लघु आवर्त। दूसरे और तीसरे तत्व का क्या नाम है? दूसरे और तीसरे आवर्त का क्या नाम है? लघु आवर्त। और इसमें 8 तत्व मौजूद हैं। कितने तत्व हैं? 8। दूसरे में भी 8 तत्व, तीसरे में भी 8 तत्व। उसको 8 - 8 बराबर 0 मत पढ़िएगा, सही है। इसका ये दूसरे और तीसरे आवर्त का क्या नाम है? लघु आवर्त, शॉर्ट पीरियड। अब कौन बच गया? चौथे और पांचवें आवर्त, इसको बोलते हैं दीर्घ आवर्त। क्या बोलते हैं? दीर्घ आवर्त। चौथे और पांचवें आवर्त का क्या नाम है? दीर्घ आवर्त। चौथे और पांचवें आवर्त का क्या नाम है? दीर्घ आवर्त। और इसमें 18 तत्व मौजूद हैं। कितने तत्व हैं? 18। पहले आवर्त का नाम अति लघु आवर्त, दूसरे आवर्त का नाम, दूसरे और तीसरे आवर्त का नाम लघु आवर्त, चौथे और पांचवें आवर्त का नाम दीर्घ आवर्त, और छठे आवर्त का नाम, यहाँ जो छठा आवर्त देखिए ना, ये कौन सा आवर्त है? छठे आवर्त का नाम है अति दीर्घ आवर्त। अति दीर्घ आवर्त, अति दीर्घ आवर्त। छठे का क्या नाम है? अति दीर्घ आवर्त। इसका मतलब वेरी लॉन्ग पीरियड। और जो 7वां आवर्त है इसका नाम है अपूर्ण आवर्त। 7वें आवर्त को क्या कहते हैं? अपूर्ण आवर्त। अपूर्ण आवर्त का मतलब ये आवर्त खाली है। अगर भविष्य में किसी नए तत्व का आविष्कार, अभी हम लोग क्या बोल रहे थे, इसमें कितने तत्व हैं? 114। कभी कभी बुक में 111 लेके पढ़ा देता है, तो 114 तत्व मान के चलते हैं। अगर 114 तत्व है तो अगर 115वां तत्व आएगा तो किस आवर्त में रखा जाएगा? तो 7वें आवर्त में। अगर क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाए, यदि नए तत्व का आविष्कार होगा तो उसे किस आवर्त में रखा जाएगा, तो वो किस आवर्त में आएगा? 7वें आवर्त में। तो सबसे पहले आवर्त को अति लघु आवर्त, उसमें 2 तत्व हैं। दूसरे और तीसरे को लघु आवर्त, 8 तत्व हैं। चौथे और पांचवें को दीर्घ आवर्त, 18 तत्व है। और छठे को अति दीर्घ आवर्त, इसमें 32 तत्व है।
ठीक है। और जो 7वां आवर्त है उसको बोलते हैं अपूर्ण आवर्त। अभी ये खाली है, जब भी कोई नए तत्व का आविष्कार होगा तो उसे कहाँ रखा जाएगा, उसे 7वें आवर्त में रखा जाएगा। कंप्लीट। नेक्स्ट, तो ये अभी हम आपको स्टडी करवाए किस चीज़ का, तो अभी हम आपको स्टडी करवाए आवर्त के बारे में। आवर्त को आप पहचान गए। चलिए अब आप पहचानिए समूह को। अब आप पहचानिए किसको, समूह को। समझिएगा समूह कितने हैं, समूह है आपके पास 18। समझिए ये पहला जो समूह है, पहला जो समूह है, इस पहले समूह को बोलते हैं क्षारीय धातु। पहले समूह का क्या नाम है, क्षारीय धातु। पहले समूह का क्या नाम है, क्षारीय धातु। पहले समूह का नाम क्षारीय धातु। पहले समूह का नाम क्षारीय धातु। अब जरा सा तत्व को इसमें डाल देते हैं, तत्व को, उसके बाद हम लोग स्टडी और भी आसान होगा। पहला जो समूह है इसमें होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबिडियम, फ्रांसियम, सीजियम। नहीं, पहले सीजियम उसके बाद फ्रांसियम। कंप्लीट। अब देखिए उसके बाद जो दूसरा तत्व है उसमें होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम। कंप्लीट। ये जो आपका यहाँ देखेंगे आप मैग्नीशियम, यहाँ पे मैग्नीशियम, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, यहाँ पे, यहाँ से देखिए आप, यहाँ पे एल्यूमिनियम, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, क्रोमियम 29, जिंक 30। इसमें बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, इसको आप ऐसे याद रखेंगे, बाल गंगाधर इन तिलक, बाल गंगाधर इन तिलक। देखिए 13वां जो समूह है उसका नाम क्या दिए, कुछ ट्रिक बताएंगे जिस पे आप याद रखना। 13वें समूह का नाम बाल गंगाधर इन तिलक। अगले का नाम कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसमें है टीन और इसमें है लेड। इसको आप ऐसे याद रखिएगा, कार से गए संत प्रभु, कार से गए संत प्रभु, बाल गंगाधर इन तिलक, कार से गए संत प्रभु। अगला नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाना पाटेकर ऑस्ट्रेलिया में सब्जी बेचे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऑक्सीजन, सल्फर, ओ सुंदर सी, ओ सुंदर सी, ओ सुंदर सी, सी तेरी पड़ोसन। ओ सुंदर सी, आपकी जो पड़ोसन है वो बहुत सुंदर है, तो लिखता है ट्रिक में क्या, 16 में, ओ सुंदर सी, सी तेरी पड़ोसन। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ओके। उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाइटिन। फिर कल बाहर आई आंटी। क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाइटिन। उसके बाद हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हैं, हीना, नैना और करीना, ऐसे ही रहना, हीना, नैना और करीना, हीना, नैना और करीना, ऐसे ही रहना। ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। यहाँ पे हलीना का रब से करे फरियाद, हलीना का रब से करे फरियाद। बेमग का सर बाड़ा, बेमग का सर बाड़ा, या इसको याद रखेंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है। तो ये सभी क्या है, याद रखने का ट्रिक्स है कुछ। तो आपने क्या बोला, पहले ये पहला समूह, दूसरा समूह, यहाँ से 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है। अब देखेंगे तो सबसे पहली बात ये कि ये आपका पहला समूह है, इसको मिटाते हैं अभी, फिर स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। पहले समूह, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से आपने क्या किया, सबको बता दिया। अब देखेंगे पहले और दूसरे समूह को, ये बीच में क्या है, खाली है। तो हम लोग क्या करते हैं, आवर्त सारणी जब बुक में देखेंगे तो वो ऐसा दिखेगा आपको,
ऐसा दिखता है, ऐसा आवर्त सारणी आपके बुक में ऐसा दिखता है, ऐसा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रियल में इसको मिटा देते हैं, ऐसा दिखा, इसको मिटा देते हम लोग ऐसे। तो हम नहीं मिटाएंगे, हम लोग इसको रहने देंगे, आप डरिए मत। लेकिन इधर ये जो खाली जगह, इसमें कोई भी तत्व नहीं होगा, इस प्रकार से उसका बनावट होता है, ठीक है। ये है उसका लेफ्ट पार्ट, ये है राइट पार्ट, और ये है हार्ट, दिल है, दिल बीच में दिल है। तो ये है मेन बॉडी, लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट, मेन बॉडी। और नीचे में उसका होता है लेग, नीचे में लेग होता है। तो लेग में अभी क्या वो हम लोग देखेंगे, समझिए। अब पहले, अब अगला स्टार, पहले और दूसरे समूह को, पहले और दूसरे समूह को हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलें, पहले और दूसरे समूह को क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का मतलब SPDF, ये 4 उपकक्षा है। तो अगर आप जैसे सोडियम, सोडियम का क्या होगा, इसका होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन यदि S उपकक्षा में जाए उसको बोलेंगे S ब्लॉक एलिमेंट, P में जाए तो P ब्लॉक एलिमेंट, D में जाए D ब्लॉक एलिमेंट, F में जाए तो F ब्लॉक एलिमेंट। तो इसका मतलब है पहले और दूसरे समूह के जितने लोग हैं, इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो S उपकक्षा में जाता है। इसीलिए पहले और दूसरी समूह को हम लोग S ब्लॉक कहते हैं। पहले और दूसरे समूह को क्या बोला, S ब्लॉक। अगला चलिए, 13 से 18 तक, 13वें समूह से, अगला स्टार, 13वें समूह से 18वें समूह तक को, इसको, ये जो डब्बा है यहाँ रखा हुआ, ये इस डब्बा को, इसको बोलते हैं P ब्लॉक। 13वें समूह से 18वें समूह तक, इसका नाम क्या है, P ब्लॉक। 13वें समूह से 18वें समूह तक क्या है, P ब्लॉक। पहला और दूसरा समूह जो, इसका क्या नाम है, इसका नाम है S ब्लॉक। क्या नाम है इसका, S ब्लॉक। देखेंगे अब 3 से लेकर के 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो मेन बॉडी के तत्व हैं, इनमें एक गंदी बात है। गंदी बात ये है कि ये अपनी संयोजकता को चेंज कर सकता है, बदल सकता है। जैसे आयरन 2 3 दोनों शो करता है, कॉपर 1 2 दोनों शो करता है। तो ये सभी जो तत्व है ये अपनी संयोजकता को चेंज कर सकता है। इसीलिए ये जो आपको 3 से लेकर के 12 तक हैं, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजिशन एलिमेंट। और इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो जाता है डी सब सेल में, डी उपकक्षा में। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, डी ब्लॉक। इसे क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक। कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेकर के 12 तक। एस ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 2 तक। एफ पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक हो गया आपको 13 से लेकर के 18 तक। ओके, आप देखेंगे अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तीसरे समूह के छठे और सातवें आवर्त, तीसरे समूह के छठे और सातवें आवर्त, तीसरे समूह के छठे और सातवें आवर्त में, तीसरे समूह के, ये है तीसरा समूह, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तीसरे समूह के छठे और सातवें आवर्त में 14 लोगों का एक ग्रुप बैठा हुआ है। 14 गो छठे में, 14 गो सातवें में। ये जो आपका 14 लोगों का समूह बैठा हुआ है, समझिए ऐसा हुआ कि शादी का पंडाल लगा हुआ था, उसमें 14 गो ग्रुप, एगो बच्चे का निमंत्रण नहीं था, घुस गया उसमें। लेकिन वो जो शादी वाला जो पंडाल था, उसके जो मालिक थे, ओनर, वो उसको पकड़ लिया। तो उसको पटिया के बोलता है कि देख भाई, यहाँ पे चेयर उतना नहीं है, तुम लोग इधर साइड में हो, साइड में हो, तुम लोग को यहाँ पे चेयर का व्यवस्था करते हैं। पटिया को उन लोगों को ले गया, पंडाल से बाहर कर दिया। उसी प्रकार क्या हुआ, ये जो छठे और सातवें आवर्त में 14 बकलोल लोगों का समूह है, उसको हम लोग क्या किया, अब जरा इसको मिटा देते हैं। ये तो आप समझ चुके हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक के बारे में, डी ब्लॉक के बारे में, एफ ब्लॉक के बारे में। आपने क्या किया, इसको आपने क्या किया, पंडाल से बाहर कर दिया। कितने लोग हैं इसमें, इसमें 14 लोगों का 2 ग्रुप है। 14 लोगों का 2 ग्रुप है, 14 लोगों का 2 ग्रुप है। और इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में जा रहा था, इसीलिए इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। क्या बोलेंगे, एफ ब्लॉक। बताइए एफ ब्लॉक कहाँ पे है, तो एफ ब्लॉक है तीसरे समूह के छठे और सातवें आवर्त में। तीसरे समूह के छठे और कहाँ पे, सातवें आवर्त में। क्या बोले, तीसरे समूह के छठे और सातवें आवर्त में कौन है, एफ ब्लॉक। तीसरे समूह के छठे और सातवें आवर्त में कौन है, एफ ब्लॉक। आप समझिए, ये जैसे कि मान लीजिए आप ग्रुपिंग को लेके जाते हैं, तो उसका देखना कोई ना कोई एक अगुवा होता है, एक मालिक होता है, एक बहुत बदमाश बेदरा होता है। उसको लेकर के आप ग्रुप में जा रहे, चल हम लोग भोज खाने चल के, बिना निमंत्रण का आप घुस गए। ये जो ये छठे आवर्त को जो ले जाने वाला बंदा था वो था लेंथेनम। कौन था, लेंथेनम। और सातवें आवर्त को ले जाने वाला वो था एक्टिनम। बताइए कि ये एफ ब्लॉक के
छठे आवर्त के 14 बच्चों को ले जाने वाला कौन था? वो था लेंथेनम। उसका उस ग्रुप का जो खच्चर बेदरा था, वो मालिक था, वो ग्रुप का जो लीडर था, उसका नाम क्या था? लेंथेनम। और दूसरे का नाम क्या था? एक्टिनम। तो ग्रुप का नाम उस बदमाश बच्चे के नाम पे पड़ गया। तो ये जो आपका छठे आवर्त वाला है, इसको हम लोग बोलने लगे लेंथेनाइड्स। क्या बोलने लगे? इसको हम लोग क्या बोलने लगे? तो लेंथेनाइड्स। और इसको बोलने क्या लगे हम लोग? एक्टिनम के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया? एक्टिनाइड्स। क्या नाम पड़ गया इसका? एक्टिनाइड्स। तो हो गया, एक हो गया लेंथेनाइड्स और एक कौन हो गया? एक्टिनाइड्स। कौन हो गया बताइए? सबसे पहले एफ ब्लॉक कहाँ पे है? तीसरे समूह के छठे और सातवें आवर्त में कौन है? एफ ब्लॉक। सर जो छठे आवर्त में है उस ग्रुप का नाम क्या है? लेंथेनाइड्स। और जो सातवें आवर्त में उसका क्या नाम है? एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड्स का मालिक कौन है? लेंथेनम। एक्टिनाइड्स का मालिक कौन है? एक्टिनम। लेंथेनाइड्स में कितने कितने एलिमेंट है? इसमें भी 14 एलिमेंट है और इसमें भी कितने हैं? 14 एलिमेंट है। और ये लेंथेनाइड शुरू होता है सीरियम। कहाँ से? सीरियम। सीरियम का परमाणु संख्या 58। यह सीरियम से लेकर के ये जाता है लुटेटियम तक, इसका परमाणु संख्या 71। अगर आप 58 से लेकर के 71 तक अगर आप जोड़ते हैं, आपको 14 को एलिमेंट मिलेगा। कहाँ से कहाँ तक? लेंथेनाइड्स कहाँ से कहाँ तक होता है? 58 से लेकर के 71 तक, मतलब सीरियम से लेकर के लुटेटियम तक। ओके, अब देखेंगे एक्टिनाइड्स जो है ये शुरू होता है आपका थोरियम से। कहाँ शुरू होगा? थोरियम। और थोरियम होता है 90 से शुरू। कहाँ से? 90। और ये जाता है लॉरेंसियम तक। कहाँ तक जाता है? लॉरेंसियम। और ये होता है 103। बताइए 90 से लेकर के कहाँ तक है? 103 तक। 90 से लेकर कहाँ तक है? 103 तक। तो लेंथेनाइड्स ये 58 से लेकर के 71, एक्टिनाइड्स 90 से लेकर के 103, मतलब सीरियम से लेकर के लुटेटियम और थोरियम से लेकर के कहाँ तक? लॉरेंसियम तक। थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक। तो लेंथेनाइड्स हो गया उसका मालिक लेंथेनम, और एक्टिनाइड्स हो गया उसका मालिक कौन है? एक्टिनम। तो और इस ब्लॉक का क्या नाम है? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक कहाँ पे है? तीसरे समूह के छठे और सातवें आवर्त में। क्लियर हो गया? इसमें डिस्कस किए लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। कंप्लीट। नेक्स्ट अब चलेंगे आगे। अब जरा सा हम लोग समूह की बात करते हैं। समूह की, ये जो पहला समूह है, ये पहला समूह, इसको बोलते हैं क्षारीय धातु। पहले समूह का नाम क्या है? क्षारीय धातु। सुनेंगे तुरंत नोट करेंगे। पहले समूह का नाम क्या है? क्षारीय धातु। पहले समूह का नाम क्षारीय अल्कली मेटल। दूसरे समूह का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु। मतलब ये सभी धातु मैक्सिमम कहाँ पाया जाता है? मिट्टी में। तो क्या हो गया? क्षारीय मृदा धातु। इसका गंध कैसा होता है? मिट्टी जैसा गंध। आपको पता है एक बार मिट्टी का सूत्र क्या होता है? जी आपको पता होगा। मिट्टी का सूत्र, मिट्टी का सूत्र बता रहे। मिट्टी का सूत्र, मिट्टी का सूत्र होता है Al2O3 2SiO2 2H2O। मतलब एल्यूमिना होगा, बालू होगा, पानी होगा। ये सूत्र है किसका? मिट्टी का। एक दो बार ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है जंग का फॉर्मूला क्या है? जंग का Fe2O3XH2O। गुना नहीं है, XX मतलब पानी के अणुओं की संख्या है, XH2O पानी के अणुओं की ये संख्या है X। ये फॉर्मूला है जंग का और ऊपर में फॉर्मूला है मिट्टी का। अब उसको आप मिटाएंगे, शायद आप नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट अब देखिए क्या है, क्या बोले? पहले समूह का नाम क्या है? क्षारीय धातु। दूसरे समूह का नाम क्षारीय मृदा धातु। पहले समूह का नाम क्षारीय धातु, दूसरे समूह का नाम क्षारीय मृदा धातु। तीसरे से लेकर के 12वें तक बताए थे, ये अपने संयोजकता को बदल सकता है, इसीलिए इसका नाम है संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या नाम है इसका? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो तीसरे से लेकर के 12 तक, ये तीसरे से लेकर के 12 तक इसका क्या नाम है? इसका नाम है क्या? इसका नाम है क्या? संक्रमण तत्व, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए 18वां समूह, सीधा कहाँ चलते हैं? 18 पे। 18वां समूह सीधे कहाँ चले? 18वां पे। सबसे पहली बात जानिए, 13 से लेकर के 18 तक इसको बोलते हैं हम लोग जेनरल मेटल, मतलब सामान्य धातु। 13 से लेकर के 18 तक क्या बोलते हैं? सामान्य तत्व। रियल में इसमें धातु कुछ कम ही है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सामान्य तत्व, मतलब जेनरल एलिमेंट है, ये सामान्य तत्व है। लेकिन सभी ग्रुप का कुछ न कुछ नाम है। जैसे पहले का नाम क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, 12 तक ट्रांजिशन एलिमेंट, 18 ये जो 18 है इसको बोलते हैं अक्रिय गैस फैमिली, जीरो ग्रुप फैमिली, नोबेल गैस फैमिली, निष्क्रिय गैस फैमिली, या ये सभी इसका नाम है। इसको इसको आप जीरो ग्रुप कहिए, इसको आप नोबेल गैस कहिए, इनर्ट गैस कहिए, निष्क्रिय गैस कहिए, उत्कृष्ट गैस कहिए। तो ये सभी किसका नाम है? 18वें समूह का नाम। ओके, जीरो ग्रुप किसका नाम है? 18वें, इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं। जीरो ग्रुप 18वें समूह का नाम क्या है? जीरो ग्रुप। जी 17वें समूह को बोलते हैं हेलोजन। क्या नाम है? 17वें समूह का नाम क्या? हेलोजन। 17वें समूह का नाम क्या? हेलोजन। कौन कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, हेलोजन। 17वें समूह का नाम हेलोजन। 16वें समूह का नाम है चेल्कोजन।
16वें समूह का नाम क्या है? चैल्कोजन। 16वें समूह का क्या नाम है? चैल्कोजन। 15वें समूह का नाम है निकोजन। 15वें समूह का नाम क्या है? निकोजन। 15वें समूह का क्या नाम है? निकोजन। 15वें समूह क्या बोलते हैं? निकोजन। 14वें समूह का नाम है कार्बन फैमिली या सेमीकंडक्टर फैमिली। देखिए ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब सेमीकंडक्टर है, इसीलिए 14वें समूह को कार्बन फैमिली या सेमीकंडक्टर फैमिली कहा जाता है। 13वें समूह को बोलते हैं बोरान फैमिली। क्या बोलेंगे? बोरान फैमिली। 13वें समूह का नाम क्या है? बोरान फैमिली। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कंप्लीट। ये था पूरा समूह के बारे में कि किस समूह का क्या नाम होता है। तो ये हम लोग स्टडी किए किसको? आवर्त सारणी को। कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे आवर्त सारणी का कुछ गुण होता है। आवर्त सारणी का गुण। तो अब अगला हेडिंग, क्योंकि हम इसको मिटा नहीं सकते, इसी को हमको स्टडी करवाना है, इसीलिए आज जगह कम है, हम बोलेंगे, आप हेडिंग देंगे और उसमें नोट करेंगे जी। तो हम क्या बोल रहे थे? अगला क्या है? अगला है आपके पास आवर्त सारणी के गुण। आगे आप हेडिंग दीजिए आवर्त सारणी के गुण। देखेंगे आप आवर्त सारणी का गुण यहाँ पे डिस्कस करवाते हैं। आप क्या हेडिंग दिए? आपने हेडिंग दिया आवर्त सारणी का गुण। सबसे पहला गुण, आवर्त सारणी को हम लोग दो तरीका से पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं बाएं से दाएं जाने पर और एक पढ़ते हैं ऊपर से नीचे आने पर। तो पहले हम लोग स्टडी करेंगे बाएं से दाएं जाने पर। ओके, सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे बाएं से दाएं जाने पर। देखिएगा, तो आप गौर करो कि बाएं से जब आप दाएं जाओगे तो बाएं तरफ मेटल है और दाएं तरफ नॉन मेटल है। बाएं तरफ क्या है? मेटल है, दाएं तरफ क्या है? नॉन मेटल है। मतलब बाएं तरफ धातु है और दाएं तरफ अधातु है। तो जिधर धातु होगा उधर धातु ही गुण अधिक होगा, जिधर अधातु होगा उधर अधातु वाला गुण अधिक होगा। यदि हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो धातु की मात्रा घटती है, अधातु की मात्रा बढ़ती है। इसलिए पहला पॉइंट है आज का, आवर्त सारणी में या आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धातुई गुण घटता है और अधातुई गुण बढ़ता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर जो धात्विक गुण है वो घटता है और अधात्विक गुण बढ़ता है। दूसरा स्टार, दूसरा आधुनिक आवर्त सारणी अल्कली मेटल क्षारीय धातु से शुरू होता है और निष्क्रिय गैस पे खत्म होता है। दूसरा स्टार, आपका जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो क्षारीय धातु से शुरू होगा और निष्क्रिय गैस पे जाके खत्म होता है। तीसरा पॉइंट आपको बताए थे कि धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। ठीक है, यदि आप बाएं से दाएं जाएंगे तो क्षारीय गुण कम होगा, अम्लीय गुण बढ़ेगा। तो बाएं से आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्षारीय गुण कम होता है और उसका क्षारीय गुण कम होगा और उसका अम्लीय गुण बढ़ेगा। कंप्लीट। चौथा, आपको बताए थे कि बाएं तरफ जो है वो धातु है और दाएं तरफ अधातु है। धातु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और अधातु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो इसका मतलब बाएं से दाएं जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, आपको मेटल नॉन मेटल में पढ़ाए हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको बोलते हैं विद्युत धनात्मक और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं विद्युत ऋणात्मक। एक होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव और एक होता है इलेक्ट्रो निगेटिव। यदि आप बाएं से दाएं जाओगे तो विद्युत धनात्मकता कम होता है। कम होने का इसीलिए कम होता है क्योंकि धातु की मात्रा घटने लगती है और अधातु का मान बढ़ने लगता है। इसका मतलब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता का मान कम होता है और विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। दो पॉइंट है। आवर्त सारणी में मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है कि विद्युत धनात्मकता का मान बढ़ता है और विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है? घटता है। ओके, क्या होगा? घटता है। पांचवा पॉइंट है, एक होता है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा कहते हैं कि जब आप किसी भी तत्व में से इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना आपको ऊर्जा देनी पड़ती है उसी ऊर्जा का नाम है आयनन ऊर्जा। ठीक है, तो जब आप आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हो तो उसका आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने लगती है और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने का जो एनर्जी है वो बढ़ने लगता है। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा जो है, आयनन ऊर्जा जो है इसका मान क्या होता है?
आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ता है। छठा प्रॉपर्टी आप गौर कीजिएगा, जरा सा देखिएगा, जैसे हो गया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। देखिए इसका परमाणु संख्या लिथियम 3, बेरिलियम 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिएगा इसका विन्यास क्या होगा, 2 1, इसका 2 2, इसका 2 3, इसका 2 4, इसका 2 5, इसका 2 6, इसका 2 7, इसका 2 8। सर बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है इसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है उसको बोलते हैं क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन। लिथियम का 1 2 3 4 5 6, जैसे बाएं से दाएं जाते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से बढ़ के 8 होता है। तो अगला प्रॉपर्टी है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से बढ़कर 8 हो जाता है। 1 से बढ़कर 8 हो जाता है। कंप्लीट। सातवां प्रॉपर्टी अब देखिए सर, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 3, इसका 4, लेकिन इसका 3, इसका 2, इसका 1, इसका 0। अब देखिए लेकिन संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 से बढ़ के 8 होता है, लेकिन संयोजकता जो है वो एक, संयोजकता क्या है, कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन देकर या इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूरा करने की जो प्रक्रिया है उसी को बोलते हैं संयोजकता। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन 2 करके ड्यूएट पूरा करेगा, ये भी 2 दे करके ड्यूएट पूरा करेगा, 3 दे के ड्यूएट पूरा करेगा, 4 दे के ड्यूएट पूरा करेगा, 3 ले करके अष्टक पूरा करेगा, 2 ले के अष्टक पूरा करेगा, 1 ले के अष्टक पूरा करेगा। इसका अष्टक पहले से पूरा है। इसका मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर जो उसकी संयोजकता है वो 1 से बढ़ के 4 होती है और 4 से घट के 0 हो जाता है। बाएं से दाएं जाने पर जो संयोजकता है वो 1 से बढ़ के 4 होता है और 4 से घट के 0 हो जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, क्या लिखे, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर जो संयोजकता है वो 1 से बढ़ के 4 होता है और 4 से घट के 0 हो जाता है। संयोजकता जो है वो 1 से बढ़ के 4 होता है और 4 से घट के 0 हो जाता है। तो अगला पॉइंट है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता 1 से बढ़ के 4 होता है और 4 से घट के पुनः 0 हो जाता है। कंप्लीट। अब जरा सा देखते हैं हम लोग परमाणु आकार के बारे में। परमाणु आकार देखिएगा, परमाणु आकार 8वां पॉइंट है आपके सामने, परमाणु का आकार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसे आपने बोला लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। यहाँ देखिए इसका 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका विन्यास क्या होगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। इसका मतलब है इसमें 2 कक्षा है, सब में 2 कक्षा है, सब में 2 कक्षा है। तो इसमें जो 2 कक्षा है, अच्छे समझिएगा, इसमें 2 कक्षा है, एक अंदर में एक बाहर में, अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन। सही है। इसमें भी 2 कक्षा है, अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन। सर कक्षा की संख्या सब में सेम है तो ये त्रिज्या भी क्या होगा, सबके लिए सेम होगा। तो बल बराबर होता है K(Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। R तो सबके लिए सेम है, तो इसका मतलब फोर्स जो होगा वो चार्ज के गुणनफल का समानुपाती होगा। देखिए इसमें जिसमें चार्ज का गुणनफल जितना ज़्यादा उसमें फोर्स उतना ही ज़्यादा। इसमें 2, इसमें 2 दूना 4, 2 तिया 6, 8 10 12 14 16, मतलब सबसे अधिक गुणनफल इसमें है। देखिए ना, Q1 Q2 2 8 16। ठीक है। तो जिसमें फोर्स अधिक होगा वो क्या करेगा, अपने अगल बगल के इलेक्ट्रॉन को उतना ज़्यादा खींचेगा, जितना ज़्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन नाभिक के उतना करीब आएगा, जितना करीब आएगा उसका आकार उतना ही छोटा हो जाएगा। तो होता क्या है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर कक्षा की संख्या समान रहती है, लेकिन दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण चार्ज का गुणनफल लगातार बढ़ता जाता है, जिस कारण से जो आपका वैद्युत बल है उसका मान बढ़ने लगता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के करीब आने लगता है, जिस वजह से परमाणु का आकार कम होने लगता है। जिस वजह से परमाणु का आकार क्या होता है, कम होने लगता है। तो 8वां पॉइंट क्या है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, क्या बोले, आवर्त सारणी में
बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। फिर से ऊपर से नीचे, 9वां पॉइंट है, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा, घटेगा। कंप्लीट। तो ये था आपका आधुनिक आवर्त सारणी का गुण। आधुनिक आवर्त सारणी अभी भी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसको दोष मुक्त समझते हैं। हालांकि कुछ दोष इसमें है, लेकिन वो दोष औरों की तुलना में बहुत नेग्लिजिबल है, इसीलिए उसकी चर्चा करना व्यर्थ है, क्योंकि उस दोष पर किसी का नज़र नहीं जाता, तो हम लोग भी उस पर ध्यान नहीं देंगे। और दूसरी बात है कि ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, जो बोर्ड में 100% पूछता है, आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में अंतर। तो अगला आप हेडिंग दीजिए, मेंडलीव का आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर। जल्दी से हेडिंग लिखिए आप, मेंडलीव का आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर। मेंडलीव का आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर दे दिया हेडिंग। तो आप कैसे लिखते हैं अंतर? सबसे पहले इधर दे देते हैं मेंडलीव का आवर्त सारणी, मेंडलीव का आवर्त सारणी, और इधर क्या देते हैं आप, मोसले, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी। ये हो गया आधुनिक आवर्त सारणी। हेडिंग क्या दिया है आपने? हेडिंग दिया है मेंडलीव का आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला पॉइंट हम बोलेंगे और आप लिखेंगे, मेंडलीव का आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजा हुआ है। मेंडलीव का आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजा हुआ है। आधुनिक में, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजा हुआ है। यस कि नो? एकदम यस। दूसरा पॉइंट है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। कंप्लीट। तीसरा, मेंडलीव के आवर्त सारणी में 6 आवर्त और 8 समूह हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में 6 आवर्त और 8 समूह हैं, और आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 समूह हैं। कंप्लीट। चौथा, मेंडलीव के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित है। पांचवा, मेंडलीव के आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए जगह नहीं है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए जगह है। छठा, मेंडलीव का आवर्त सारणी दोष युक्त है, लेकिन मोसले का आवर्त सारणी जो है ये दोष मुक्त है। ये कुछ इंपॉर्टेंट अंतर है किसमें? मेंडलीव का आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी या मोसले की आवर्त सारणी में कुछ इंपॉर्टेंट अंतर है। ये परमाणु द्रव्यमान पर सजा है, परमाणु संख्या पर सजा है। भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है, भौतिक और रासायनिक परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। इसमें 6 आवर्त और 8 समूह है, 7 आवर्त और 18 समूह है। बुक सब में इसमें ज़्यादा लिखा होता है, इसलिए उस पर आप ध्यान नहीं देंगे। अगर आप बुक पलटोगे तो आप देखना इसमें अधिक लिखा होगा यहाँ पे आवर्त, लेकिन उसको आप ध्यान नहीं देंगे। 6 आवर्त और 8 समूह है, यहाँ 7 आवर्त और 18 समूह है। अगला, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित है। समस्थानिकों के लिए जगह नहीं है, समस्थानिकों के लिए जगह है। इसमें ये दोष युक्त है और ये दोष मुक्त है। कंप्लीट। थैंक यू सो मच। इस तरीके से आपका जो चैप्टर था आवर्त सारणी वो ख़त्म हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मन से पढ़ते होंगे और आनंद सर के यूट्यूब चैनल को बहुत अधिक पसंद करते होंगे। थैंक यू सो मच।